नमस्कार सभी विद्यार्थियों को पॉलिटी वाई सुभाष चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो भारत के संविधान से संबंधित रहेगी और भारत के संविधान में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का जो नाम रहेगा, पहला जो टॉपिक है भारतीय संविधान के अंदर वो है संविधान का निर्माण। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने संविधान का निर्माण। ये फर्स्ट टॉपिक रहता है भारतीय संविधान के अंदर। हम देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण, और ये टॉपिक जो है वो सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो सभी वैकेंसियों में ये टॉपिक देखने को हमें मिलता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया। अपना पहला प्रश्न जो है वो यही है। तो भारत के संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं और संविधान के निर्माण में वो आंसर देते हैं BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है इसका आंसर नहीं है। भारतीय संविधान का अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसके द्वारा किया गया तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। भीमराव अम्बेडकर जो थे इसे हम भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और अगर एक नाम अरस्तु भी आता है, आपसे पूछ ले कि विश्व में संविधान का जो जनक है वो किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संविधान निर्माण में, वो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, संविधान सभा जो है, संविधान सभा के बारे में इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आज़ादी से पहले देखिए सबसे पहले एक आता है अगस्त प्रस्ताव। आपको ध्यान रखना है। इससे पहले देखो अपन बात करें तो 1934 ईस्वी में MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा सबसे पहले ये विचार दिया गया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, भारत के संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के जो विचार देने वाले भारतीय थे उस व्यक्ति का नाम था MN रॉय। MN रॉय के बाद अगर हम बात करें तो देखिए 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा, गुजरात के अंदर हरिपुरा अधिवेशन। और इस हरिपुरा अधिवेशन की अगर हम बात करें, जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस हरिपुरा अधिवेशन की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था और नेहरू ने कहा था कि जो भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगी। इसके अलावा इन्होंने आगे ये कहा कि जो संविधान सभा होगी जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी, इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, संविधान सभा के जो मेंबर होंगे, ये वयस्क मताधिकार के आधार पे चुने जाएंगे। किस आधार पे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा और फिर आगे चलकर वो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब देखो, हम कह सकते हैं कि भाई जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो निर्वाचन प्रणाली होनी थी, इलेक्टोरल सिस्टम जो था, संविधान सभा की जो निर्वाचन प्रणाली थी, नेहरू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट। परंतु आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा का जिसने निर्माण किया था, संविधान सभा ने, उसकी जो निर्वाचन प्रणाली थी वो प्रत्यक्ष नहीं थी।
बल्कि किस टाइप की थी, अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचन प्रणाली जो है वो अप्रत्यक्ष थी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा नहीं किया गया। तो फिर अपने दिमाग में आता है कि भाई संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसने किया, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। इसके अलावा हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे और उन सदस्यों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने 1938 के बाद एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तात्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था 8 अगस्त 1940 को। और इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का जो संविधान होगा, इस संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ऐसा जो विचार है अंग्रेजों के द्वारा वो अगस्त प्रस्ताव में सामने देखने को मिलता है। तो देखिए ये हम अभी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया अंग्रेजों ने, सिर्फ ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, और साथ साथ में ये भी कहा कि संविधान सभा के जो मेंबर होंगे वो उनमें कुछ भारतीय होंगे, मतलब सारे भारतीय नहीं होंगे, इस प्रकार के विचार दिए थे। तो संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम हमें देखने को मिलते हैं अगस्त प्रस्ताव के अंदर, जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद हम बात करें क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये 22 मार्च 1942 को भारत आता है। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की जो डेट है और सन है वो आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन जो था ये एक सदस्यीय आयोग था। क्रिप्स मिशन जो था वो एक सदस्यीय आयोग था, और इसमें केवल एक ही सदस्य था, और वो एक सदस्य जो था वो इसका अध्यक्ष था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ये भारत सचिव थे। तात्कालीन भारत सचिव जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, एक सदस्यीय आयोग था। अब देखिए आगे क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन ने एक विचार दिया था। और इस समय अगर हम बात करें जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, क्रिप्स मिशन जब भारत आ रहा है इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। चर्चिल इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी से, और इस समय भारत के जो वायसराय थे, तात्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। तो देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको डेट और सन याद करना है, इसका अध्यक्ष याद रखना है, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और इस समय भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। देखिए क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने जो अपने मत व्यक्त किए, अपना विचार दिया कि भाई भारत का जो संविधान है, क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार दिए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, संविधान का जो निर्माण है। उसके बाद में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान सभा के वहाँ पर विचार देखने को मिलते हैं। और फिर क्रिप्स मिशन में फिर अंग्रेजों ने रिपीटिशन किया कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। प्लस ये भी अपने इसमें प्रावधान था कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो प्रांतीय विधानसभाओं
और देसी रियासतों से होंगे। कहाँ से होंगे? देसी रियासतों से होंगे। प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों से चुनी हुई एक संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। और इसमें यह भी कहा, जो क्रिप्स मिशन था इसमें यह भी स्टेटमेंट दिया कि भाई जो ये प्रांत और रियासत जो हैं, प्रांत व रियासत ये स्वतंत्र संविधान भी बना सकते हैं, स्वतंत्र संविधान का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो क्रिप्स मिशन में कहा गया वो ये था। एक तो क्रिप्स मिशन के बारे में रिपीट करता हूं मैं, 22 मार्च 1942 एक सदस्यीय आयोग था। इसके अध्यक्ष का नाम सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। और क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और संविधान सभा के सदस्य वो प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों से मनोनीत होंगे और प्रांत और रियासत स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात अंग्रेजों के दिमाग में जो यहाँ पर बात थी, ठीक है, वो ये थी कि देखिए प्रांत और रियासत स्वतंत्र संविधान बना सकते हैं, मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि कोई भी प्रांत या रियासत भारत से अलग भी हो सकते हैं और अलग होकर अपना स्वयं का संविधान जो है वो बना सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, हम क्रिप्स मिशन के अंदर सिर्फ वे बातें पढ़ रहे हैं जो संविधान सभा से संबंधित है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है अभी संविधान सभा पे रहने वाला है। चलिए, इसके बाद में क्रिप्स मिशन के बाद हम बात करें तो कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन से संबंधित जो डाटा है वो ये है। इसकी जो डेट आपको याद रखना है 24 मार्च 1946। पेपरों में अनेक बार ये डेट पूछा गया है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। और कैबिनेट मिशन के अंदर जो कुल सदस्य थे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी से इनका संबंध था। इनका जो संबंध है वो था लेबर पार्टी से। क्लीमेंट एटली के बारे में फैक्ट याद रखिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय आपको याद रखना है ब्रिटेन प्रधानमंत्री ये था। ब्रिटेन का जो पीएम था स्वतंत्रता के समय, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। इस समय भारत का जो वायसराय था, इस समय अगर हम बात करें, इस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवेल। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल जो है वो इस समय भारत के वायसराय थे। कैबिनेट मिशन में जो कुल सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य 1+2 यानी 3, अध्यक्ष सहित टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 3 थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का जो नाम था वो पैथिक लॉरेंस था। अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसा नाम देखने को मिलता है, कंफ्यूज मत होना, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। तो आपको पता है, ये आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जब भी आप पेपर को सोल्व करें तो मैं हमेशा क्लास में विद्यार्थियों को ये ऑफलाइन में बात कहता हूँ कि सबसे पहले आप प्रश्न को ढंग से पढ़िए और चारों ऑप्शन देखने के बाद अपना उत्तर का चयन करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे ऑप्शन नहीं देखते, इस वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, आप ध्यान रखना, ये जल्दबाजी में पैट्रिक लॉरेंस कहीं उत्तर मत कर देना। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है? पैथिक। ये कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी थे। तो इसके अध्यक्ष का नाम पैथिक लॉरेंस था। और अगर हम बात करें कि इसमें जो अन्य सदस्य थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एक तो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और
A.V. अलेक्जेंडर, ये इसमें अन्य 2 सदस्य और थे। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी वो 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और आपको पता है, देखिए इसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही। एक तो भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत एक संघ होगा, भारत एक क्या होगा, भारत एक संघ होगा। इसने ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत एक संघ होगा। अब देखिए, संघ शब्द के लिए इन्होंने जो शब्द यूज किया था वो शब्द यूज किया था फेडरेशन। फेडरेशन शब्द का यूज किया था संघ के लिए। एक शब्द आता है यूनियन। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, वर्तमान में इसको पढ़ने के लिए हम वर्तमान को समझते हैं। अपने वर्तमान में आपको पता है, वर्तमान में आर्टिकल 1 जो है, अनुच्छेद 1 जो है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो विभिन्न राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत विभिन्न राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और संघ शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। अभी मैं इसका आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, पहले मैं अनुच्छेद 1 को बता दूं। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। संघ शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, यूनियन। पर अभी मैंने आपको बताया कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसमें कहा गया कि भारत एक संघ होगा। और उस संघ में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो देखिए, इसमें फर्क क्या होता है फेडरेशन और यूनियन में। फेडरेशन वाला जो संघ है वो एक आपस में संधि या समझौता होता है, और उस संघ से कोई भी कभी भी बाहर भी हो सकता है। पर यूनियन वाले संघ में कोई भी भारत से मतलब अलग नहीं हो सकता। आपको पता है, आज़ादी से पहले 11 प्रांत और 4 केंद्र शासित प्रदेश और 565 देशी रियासतें थी। तो फिर ये वो जो फेडरेशन वाला संघ है ना, वो कमज़ोर था, भी कोई भी भारत से अलग हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में आपको पता है, वर्तमान के अंदर भारत कैसा संघ है। देखो, भारत विभिन्न राज्यों का संघ है। इसके अलावा कई बार स्टेटमेंट ये भी आता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात विनाशी राज्यों से मतलब है कि एक राज्य से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों के सीमा में परिवर्तन हो सकता है, परंतु संघ से कोई भी अलग जो है वो नहीं हो सकता। आर्टिकल 1 में कुछ बातें और भी है, अगर आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 1 में एक तो कहा गया कि भारत विभिन्न राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में भारत का नाम भी है, भारत जो कि इंडिया है। भारत जो कि इंडिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि इंडिया है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हमारे देश के लिए भारतीय संविधान में किन शब्दों का यूज़ किया गया है, कौन से शब्दों को प्रयोग में लिया गया है। तो हमारे देश के लिए भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। इसी में भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया। भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में भी भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। तो आपसे पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 1। और अनुसूची पूछे तो 1। तो आर्टिकल 1 जो है उसमें किस प्रकार से राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया आर्टिकल 1 में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 1 के अंदर राज्य क्षेत्र को जो परिभाषित किया गया है, इसके अंदर अपने लिखा हुआ है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया अपने राज्य क्षेत्र के अंदर कि किसी जो है अपने अर्जित क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल है। अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड एरिया जो है, अर्जित क्षेत्र जो है,
एक्वायर्ड एरिया जिसे हम कहते हैं, तो अर्जित क्षेत्र भी भारत के राज्य क्षेत्र में परिभाषित किया जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा मतलब देखो हमारा फोकस वैसे तो हम ये अपना अलग वे में चले गए, अपने अपने जो मेन जो हम डिटेल से अपने स्टार्ट ही किया है अपने यूट्यूब पे, आज अपनी पहली क्लास है ये मान सकते हो आप। तो हम लगातार आपको फिर आगे बहुत ढंग से पढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए मैं वापस आता हूँ, एक बार हमने जितना पढ़ा है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से सुनना। हमने शुरुआत की थी कि भारत के संविधान का जो निर्माण है, सबसे पहले देखिए संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का जनक अम्बेडकर को कहते हैं, विश्व में संविधान का जनक अरस्तु को कहते हैं। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के विचार दिए। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और संविधान सभा के मेंबर वयस्क मताधिकार द्वारा जनता चुनेगी। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष होगी, पर ऐसा हुआ नहीं, निर्वाचन प्रणाली यह प्रत्यक्ष थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया, और जिसमें कहा गया संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। इसके बाद में क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 एक सदस्यीय आयोग था, अध्यक्ष का नाम सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान का जो निर्माण है, क्रिप्स मिशन ने कहा कि संविधान सभा करेगी जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों से मनोनीत होंगे, और कोई भी प्रांत और रियासत चाहे तो वो स्वतंत्र अलग अपना संविधान बना सकते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, और ये ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल, कुल सदस्य 3 अध्यक्ष सहित, और अध्यक्ष का नाम जो था वो पैट्रिक लॉरेंस था। याद रखिए पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। और इसमें अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत एक संघ होगा, और वो संघ कैसा होगा? फेडरेशन वाला। फिर वर्तमान की बात करें हम, आर्टिकल 1 में लिखा गया कि भारत विभिन्न राज्यों का संघ होगा, और संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर उसके बाद में देखिए भारत कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का है, विनाशी संघ है। इसके आर्टिकल 1 में और क्या लिखा गया है? भारत जो कि इंडिया है, यानी हमारे देश के नाम भी है, और इसमें भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र को और कहाँ परिभाषित किया गया? अनुसूची 1 में। चलिए, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में जो दूसरी बात है, इन्होंने एक बात ये भी कही कि जो अवशिष्ट विषय होंगे, जो अवशिष्ट विषय होंगे वो किसके पास होंगे? प्रांतों के पास होंगे। ये अपनी रिपोर्ट में इन्होंने दूसरी बात कही। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ। अवशिष्ट विषय के बारे में अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपको पता है, वर्तमान में हमारे देश में एक तो आपको ध्यान रखना है कि शासन प्रणाली जो है, देखिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो मैं आपको सारी बातें जो है वो क्लियर करेंगे अपने। भारत में शासन प्रणाली की बात करें तो कई प्रकार का होता है, जैसे संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है। इसके अपोजिट जो शासन प्रणाली होती है वो एकात्मक होती है, एकात्मक, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी हो सकती है, जैसे अमेरिका में। इसके अलावा हम बात करें लोकतंत्र, या फिर इसके अपोजिट हम कह सकते हैं राजतंत्र। तो अगर हम बात करें कि भारत में शासन प्रणाली जो है वो किस टाइप की है, तो आपका उत्तर होगा फेडरल सिस्टम है, संसदीय और लोकतंत्र। तो डिटेल से चर्चा तो हम संविधान की विशेषता में करेंगे अगले टॉपिक में। जिस देश में फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर शक्ति का बंटवारा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा होता है वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर दोहरी सरकारें होगी, आमतौर पे वहाँ पर दोहरी सरकारें होगी। किस प्रकार की? दोहरी सरकारें। और जिस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें एक विशेषता जो मैं प्रमुख रूप से आपको बता रहा हूँ जो पेपर में आती है वो है दोहरी कार्यपालिका, ड्यूल एग्जीक्यूटिव। दोहरी जो कार्यपालिका है वो किस देश में होती है? जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है। और दोहरी कार्यपालिका के अंदर आपको पता है, एक तो हमारे देश में जो संवैधानिक प्रमुख कार्यपालिका है, संवैधानिक प्रमुख, या फिर हम इसको कहते हैं नाम मात्र, या फिर हम इसको कहते हैं औपचारिक कार्यपालिका जो है,
औपचारिक कार्यपालिका जो है वो किसको शामिल करते हैं? तो केंद्र में तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति, और केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, तो राज्य में आपका उत्तर होगा राज्यपाल। फिर हम बात करें वास्तविक जो कार्यपालिका है, अगर हम बात करें कि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो कौन होता है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, कई बार पेपर में ये ऑप्शन नहीं होता, तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। और राज्य के अंदर होगा राज्य मंत्री परिषद होगा, राज्य के अंदर राज्य मंत्री परिषद होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तर क्या करोगे? सीएम। देखो हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में दूसरी जो बात है अवशिष्ट विषयों से, इसको समझने के लिए कुछ बातें इधर समझना जरूरी है। तो भारत में फेडरल सिस्टम है, इस कारण शक्ति का बंटवारा है, ठीक है। शक्ति का जो बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा अगर आपसे पूछे शक्ति का बंटवारा भारतीय संविधान के अंदर कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246 में शक्ति का बंटवारा है। अगर आपसे अनुसूची पूछ ली जाए कि भाई कौन से शेड्यूल के अंदर शक्ति का बंटवारा है, 7 में, 7वीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान है, प्रोविजन जो है वो है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध किया गया है, इसी में शक्ति का बंटवारा किया गया है, इसी के अंदर शक्ति का क्या किया गया है? बंटवारा। अब देखिए केंद्र राज्य, 7 का मतलब होता है 7 का मतलब संबंध, और संबंध के बाद बंटवारा, ठीक है। आप अनुसूचियों को भी याद रख सकते हो, आसानी से हम करा सकते हैं, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए शक्ति का जो बंटवारा है वो कहाँ है, संबंध कैसे है? तो आपको पता है 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनी है, 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है। संघ सूची के अंदर जो विषय है, संघ सूची में जो विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची में राज्य सरकार है, और समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो 3 सूचियां हैं, इसके अलावा अपन बात करें, अब देखो यहाँ पर केंद्र संघ और राज्य सूची में शक्ति का बंटवारा हो रहा है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। इसके अलावा देखिए अपन बात करें, ये पहली बार भारतीय संविधान में ये जो 3 सूचियां हैं वो कहाँ से ली गई है? अगर संविधान के स्रोत में ये बात आती है तो आपका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार ये 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है, और वहाँ पर 59, 54 और 36 विषयों का इनमें उल्लेख किया गया। अब देखिए अपन जो सारी बातें एक दूसरे को जोड़ते हैं, अभी देखो पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर डिटेल से अभी हम और बात करेंगे। तो ये पहली बार। अच्छा इसके अलावा देखो आर्टिकल 248, अब अपने में मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैंने कहा कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतों के पास होंगे, तो इससे हम आगे बढ़े थे। इसको समझने के लिए हमने कुछ बातें और देखी। देखिए अवशिष्ट विषयों को समझने के लिए अभी वर्तमान की बात करें अपन, तो वर्तमान में आर्टिकल 248 जो है इसमें लिखा है कि अवशिष्ट विषय जो है, अवशिष्ट विषय भारतीय संविधान में किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार के पास है। वर्तमान की बात करें, अवशिष्ट विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय जो है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ये किसके पास होने चाहिए थे? प्रांतों के पास। अनुच्छेद 248 में अभी अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट विषयों का जो उल्लेख है वो अपने पूछ ले कौन सी सूची में है? तो समवर्ती संघ सूची में है। अवशिष्ट विषयों का उल्लेख कहाँ पर है? अवशिष्ट विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन सी सूची में मिलता है? संघ सूची की 97 नंबर जो प्रविष्टि है उसमें अवशिष्ट विषयों का उल्लेख जो है मिलता है। अवशिष्ट विषयों में मुख्य रूप से जो है वो साइबर कानून सेकंड ग्रेड में इस टाइप का प्रश्न आ चुका है। अवशिष्ट विषयों में शामिल किया जाता है, साइबर कानून को शामिल किया जाता है। एक प्रश्न आता है कि 1935 का जो अधिनियम था इसमें अवशिष्ट विषय जो है वो किसको दिए गए थे? तो फिर आपका आंसर होगा कि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो आज के लिए हमारी जो क्लास थी वो हम यहीं पर समापन करते हैं। तो कंटिन्यू हम बने रहेंगे और आपको डेली जो है वो क्लास आती रहेगी। हम विधिवत रूप से हमने पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।